नमस्कार साथियों, पटेल्स टुडे क्विज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का प्राइज क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इससे लास्ट जो प्राइज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था बी, आंध्र प्रदेश। हालांकि दोस्तों 1957 में 4 राज्यों के लिए व्यवस्था की गई थी, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए। लेकिन 1974 से जो स्थानीय नागरिक या स्थानीय निवासी होने की जो बाध्यता है गैर राजपत्रित पदों के लिए, वो केवल आंध्र प्रदेश राज्य में ही है। दोस्तों, इससे नेक्स्ट अपनी जो रेगुलर पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें आज अपन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रावधान है उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। यह कॉलेजियम प्रणाली तृतीय न्यायाधीशवाद के उपरांत अस्तित्व में आई थी। तो प्रथम न्यायाधीशवाद 1982 में आया था, द्वितीय न्यायाधीशवाद 1993 में और तृतीय न्यायाधीशवाद 1998 में आया था। तो कॉलेजियम के अस्तित्व में आने से पहले 1982 में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद आया था, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया निर्णय राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया जो परामर्श है वो एक सहमति नहीं हो सकती है, वो केवल विचारों का आदान प्रदान है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 का संबंध है, ये न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 1993 पर कितने न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था? तो दोस्तों, ये द्वितीय न्यायाधीशवाद है जो 1993 में इस बात पर उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया निर्णय तभी मानने के लिए बाध्य होगा जब वो कम से कम अपने उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करके उसको निर्णय या परामर्श देगा। तो यहाँ पे न्यायाधीशों की पीठ ने जो निर्णय दिया था वो कुल 9 न्यायाधीश थे। तो इसका राइट आंसर है डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रीप्रेसिडेंशियल डिफरेंस 1998 पर उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम समूह के संबंध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित कॉलेजियम के सदस्य नहीं होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कॉलेजियम प्रणाली 1998 में क्या आई थी, अस्तित्व में आई थी 28 नवंबर 1998 को। तो इसी रिप्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अनुसार ही यहाँ पे इसमें जो कॉलेजियम में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार स्थानांतरण के तहत प्रभावित दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, ये भी सही है। दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश ही कॉलेजियम में शामिल होते हैं। लेकिन जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त होते हैं तो वहाँ पे भी कॉलेजियम में 4 सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन वो 4 सदस्य उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और 2 स्थानांतरण के तहत प्रभावित होने वाले उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इसका डी ऑप्शन है वो सही है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के प्रावधान असंगत हैं? तो दोस्तों, आर्टिकल 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये नहीं है। आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 124 क्लॉज सेकंड में है, जबकि आर्टिकल 125 में तो क्या है, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है जो कि संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहीं पे यही आपका आंसर हो जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 में है, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार तदर्थ या अस्थायी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 127 में है, ये भी आपका सही है। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है, ये भी सही है। दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली मुख्य बात है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन तदर्थ और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है ये मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तदर्थ या अस्थायी न्यायाधीश का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? तो दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसका अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हालांकि अस्थायी न्यायाधीश को वो सभी विशेषाधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं, और ये न्यायालय का न्यायाधीश भी समझा जाएगा।
इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। दोस्तों इसका राइट आंसर आर्टिकल 129। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय इससे आशय कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय निचली अदालतों में एक प्रमाण, गवाह या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और निचली अदालत उसको मानने के लिए बाध्य होती है। यदि कोई निचली अदालत उसको मानने से इनकार करती है तो उसकी अवमानना होती है और उच्चतम न्यायालय इस अपनी अवमानना पर उसको दंड देने का अधिकार भी रखता है। तो इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यायालय किस प्रकार की अवमानना पर कितनी सजा का प्रावधान है? संगत कथन को छाटिए। दोस्तों अगर न्यायालय की किसी भी प्रकार की अवमानना होती है, चाहे वो सिविल अवमानना हो चाहे आपराधिक अवमानना हो, दोनों पर एक समान दंड देने का अधिकार है 6 वर्ष का और 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को सुनिश्चितता से संबंधित करता है? तो देखो यहाँ पे नियुक्ति का तरीका है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार कार्यकाल की भी इनकी सुरक्षा है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। उससे पहले वो या तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हट सकते हैं या फिर उसको आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके अलावा हटाने का और कोई तरीका नहीं है। तो कार्यकाल की भी यहाँ पे सुरक्षा है। संचित निधि से उनका वेतन क्या होता है दोस्तों? भारित होता है, तो ये भी सही है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है आपराधिक कार्यवाही संहिता 1973 के तहत। हालांकि आर्टिकल 50 में भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाए। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक है ताकि वो अपने भविष्य को ध्यान में रख करके कोई निर्णय नहीं ले। ये भी एक उसकी निष्पक्षता की सुनिश्चितता से संबंधित है। उनकी वेतन भत्ते, पेंशन, उनकी सेवा शर्तों को संसद समय समय पर तय करती है और अपने अवमानना पर उसको दंड देने की शक्ति प्राप्त है। न्यायाधीशों के आचरण पर आप जानते हैं कि आर्टिकल 121 के तहत विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं की जा सकती उसको हटाने की प्रक्रिया के अलावा। तो यहाँ पे सभी सही है, तो आपका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त सभी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र तथा शक्तियों में कटौती का अधिकार किस में निहित है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इनमें वर्दी की बात की जाए तब आपका आंसर क्या था? संसद। निम्नलिखित में से किस शहर में उच्चतम न्यायालय की बैठक का आयोजन नहीं हुआ है? दोस्तों आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसकी बैठक नई दिल्ली में होती है। लेकिन अनुच्छेद 130 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश आपसी सहमति के आधार पर नई दिल्ली के अलावा कहीं बाहर भी बैठक का आयोजन कर सकते हैं। तो अब तक 2 बार बाहर बैठक हुई है, 1950 में हैदराबाद में और 1954 में श्रीनगर में। नई दिल्ली में यहाँ पे बैठक होती रहती है। लखनऊ में अभी तक कोई बैठक नहीं हुई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 10 क्वेश्चन की जो श्रृंखला है इसको आप अच्छे ध्यान से सुने और अच्छे ध्यान से पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।